शाम को नाज़रीन प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। 16 दिसंबर एक वो दिन, एक वो तारीख जो हमें भुलाई नहीं भूलती। एक 16 दिसंबर था 1971 का और एक 16 दिसंबर 2014 का। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें जो गम है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है वो बयान नहीं की जा सकती। एक दिन पाकिस्तान दो लख्त हुआ और 16 दिसंबर को जो कि 2014 का था, उस दिन हमारे बच्चों पर हमला किया गया। आर्मी पब्लिक स्कूल एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दिन या स्याह तरीन बाब जिसको भुलाए नहीं भूला जा सकता। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ उनका दुख शेयर कर सकते हैं, उनके दुख दर्द के साथी बन सकते हैं और इसको याद करके आने वाले वक्त में वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आगे दहशतगर्दी का कला कमा हो सके। दूसरी तरफ अगर सियासी मामलात की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि जी वैसे तो हमारी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया है, लेकिन 27 दिसंबर से ऑनवर्ड्स हम फुल फ्लैश, जिस दिन मोहतरमा शहीद बीबी शहीद की बरसी भी होती है, उस दिन से हम इसका फुल फ्लैश आगाज़ करेंगे। दूसरी तरफ कल की जो एपिसोड रही सुप्रीम कोर्ट की और जो असल मामला रहा कि जी पीटीआई ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जो बुनियाद बनी उस पिटीशन की जिसमें पिटीशनर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया, आज भी जो पीटीआई के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। क्या शॉर्ट क्लिप है, देखते हैं। फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमेर नियाजी साहब को। अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। ऑर्डर ऐसा साहब पास किया कि इंशाल्लाह अब इंश्योर हो जाएगा कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बैरिस्टर गौहर साहब की इस बात में तो यकीनन दम है कि जी कल की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद और फैसले के बाद ये तो इब्हाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और वाकई अब ये पत्थर पे लकीर हो गया कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब दूसरा मरहला है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है कि जी कितने फ्री एंड फेयर होंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पार्टीज जो हैं वो विक्टिम कार्ड ज्यादा प्ले करती हैं, मौका ही नहीं मिलता कभी किसी को। 5 साल से पहले या तो हुकूमतें खत्म कर दी जाती हैं या वज़ीर आज़म निकाल दिए जाते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस हो, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट डालें। यही बात जो है वो अब नून लीग ने की है जिस तरह से मियाँ साहब कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या इलेक्टोरल स्लोगन लेकर मैदान में उतरेगी? हमारे साथ सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं, सेंट्रल जेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, उनसे जानते हैं। ये बताएगा कि अब बाकायदा तौर पर जो पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम 27 दिसंबर से तो चल रही है इलेक्शन कैंपेन, जब फुल फ्लैट जो है वो 27 दिसंबर यानी बीबी की बरसी से उसका आगाज़ करेंगे। सर, आप लोगों की पहले बड़ी कंप्लेंट्स रहीं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, अब वो दूर हो गई, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी शिकायत पीपल्स पार्टी की? देखिए, इट वेरीज फ्राम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ना, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी। जो आगाज़ में हमने कहा तो वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो सिंध में रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट्स थे, वो बंद कर दिए गए थे और वो भी फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स थे। और जबकि दीगर जमातों के बिलखुसूस एक जमात के प्रोजेक्ट्स वो चल रहे थे, तो उसका हमने कहा कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिर वो ब्यूरोक्रेसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स थी, वो भी बात हुई, और इसीलिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार दिया जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कि वो कंसर्न लोगों से ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हो, किसी एक पार्टी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बल्कि आज ही मीटिंग में ज़िक्र हुआ, कमर ज़मान कायरा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके डिस्ट्रिक्ट में कल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की एडवर्टीज़मेंट आई पेपर में, तो फिर उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इंटीमेट किया और उन्होंने कहा, रिस्पॉन्ड किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कि मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ, इसका कॉग्निजेंस लूँगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब तो शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। हमारा कहने का मकसद ये है कि आने वाले इंतखाबात पे कोई सवालिया निशान ना उठे, उसके नताइज पे कोई सवालिया निशान ना उठे, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी जो है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
और इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है आने वाले इंतखाबात के नताइज पे। और जब तक ये फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान ऐसे आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बुखारी साहब। जी सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं ज़रा आगे भी जाके बात करूंगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात आपने की कि तमाम जमातों को, लेकिन रियलिटी या ग्राउंड रियलिटी इससे यकसर मुख्तलिफ है, खासतौर पर अगर हम PTI के कंसर्न देखें। बट बिफोर दैट सर, हमारे यहाँ नॉर्मली जो इलेक्शंस होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस से ज़्यादा जो विक्टिम कार्ड होता है ना वो प्ले होता है। इसी तरह से PTI को अगर हम हटा भी दें, क्योंकि या तो कभी हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती हैं और अगर वो कर लेती हैं तो उनके वज़ीर आज़म नहीं करते। यही चीज़ हमने नवाज शरीफ साहब की देखी, वो दोबारा से बयानी पे आ गए, मुझे क्यों निकाला। पीपल्स पार्टी के पास इलेक्शन का बयानिया क्या होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड या कोई विक्टिम कार्ड वो फिर से प्ले करेगी? देखिए नाज़िया, जो वोटर है ना वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखता है अपना वोट देने के लिए, उसकी साइकोलॉजी क्या है। ऑब्वियसली वो पहले तो जमात को देखता है और उस जमात की क़यादत को देखता है, फिर उस जमात की परफॉर्मेंस को देखता है और फिर उस जमात के फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उनको देखता है। ये चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो वोटर मद्देनज़र रख के फ़ैसला करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 70s की भी कौम के सामने है, 80s की भी सामने है और 2008 से 13 तक के भी सामने है, और फ्यूचर जो हमारी कमिटमेंट्स हैं हमने भी वो सामने रखी हैं। अभी हम बहुत जल्द अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो अनाउंस करने वाले हैं और उसके बुलेट पॉइंट्स भी हम बहुत जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो आइडियोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख ने दी थी हम उसी पे कारबंद हैं, और आज जो आवाम का तकाजा है, जो आवाम की डिमांड है, वो बिल खसूस वही है जो 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख ने कहा था, रोटी कपड़ा और मकान। हम उस पर कारबंद हैं सर। लेकिन बात ये ना सर, माजरत, लेकिन 1970 में कहा था, लेकिन आज तक न रोटी मिल सकी, न कपड़ा मिल सका, न मकान मिल सका। दूसरी बात आपने खुद यहाँ पे की है परफॉर्मेंस बेस, ठीक है। 2008 से 2013 आपकी हुकूमत थी, मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, बिजली नहीं थी। नवाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट लेते हैं कि हम आए तो हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला। फिर टेररिज्म आपके दौर में शुरू में उरूज पे थी, बाद में बुरेर और सवात का ज़रूर ऑपरेशन हुआ, सवात का ऑपरेशन हुआ, लेकिन जो कराची और सिंध में जो अमन अमान की सूरत हाल थी उसका क्रेडिट भी, कराची के अमन लौटाने का क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ साहब अपने 2013 से 2017 के दौरे इख्तिदार में रहते हैं। तो फिर आवाम की, अब आम वोटर की बात करें, उसको इससे भी कोई कंसर्न शायद ना हो कि आइन किसने दिया था, 18वीं तरमीम में क्या हुआ था, उसका कंसर्न रोटी कपड़ा और मकान है और अमन अमान है। सर बिल्कुल आप दुरुस्त करा रही हैं, लेकिन ना जी एक तो बात है कि जी आइडियलिज्म में अगर आप चले जाएं तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोटी कपड़ा और मकान, ये ऑन गोइंग चीज़ें हैं। जब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करती है डिमांड्स बढ़ती रहेंगी, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेंगी और गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी हतुल मकदूर कोशिश करके वो फराम करने की कोशिश करेंगी। आप ये देख लें कि 70s में पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी थी जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मिडल ईस्ट खोला, और आप देखें कि फिर जो लेबर क्लास की, जो लेबर क्लास ने जो रिमिटेंस बेची, ये आगाज़ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने दिया ना। आज भी जो रिमिटेंसेस आ रही हैं वो मिडिल ईस्ट से जो आ रही हैं वो भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद फराम करता है। उससे पहले तो किसी का पासपोर्ट ही नहीं बनता था। फिर आप ये देख लें कि 2008 से 2013 तक की बिल्कुल जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने कहा कि स्वात पे मैं अपना पाकिस्तान का झंडा फिर लहराऊँगी, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लहरा के दिखाया। और जो हमने ऑपरेशन वहाँ किया तो जो IDPs थे और वो आगे स्वात छोड़ के फिर उनकी रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा तवज्जो दी, और जो सपोर्ट प्राइसेस हमने प्रोडक्ट्स की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हमने रखी, उसका हमें बेनिफिट मिला। और आप देखें गंदम आपको 2021 तक इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। तो हम समझते हैं कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, लेकिन ये परफॉर्मेंस आप कंपेयर करेंगे उन जमातों के साथ जो आज इंतखाबात में हमारे मध्य मुकाबले हैं। नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें।
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अब पाकिस्तान का सबसे बड़े सूबे हम पंजाब की बात कर लेते हैं। अगर ये वाकई ये हकीकत होती जो आप कह रहे हैं, ये हकीकत होगी भी, लेकिन फिर क्या वजह है कि पंजाब ने आपको रिजेक्ट कर दिया? 2013 में आपको पंजाब में सीट्स नहीं मिली, 2018 में और ज़्यादा वो कम हो गई। तो पंजाब तो आपकी इसका मतलब है पॉलिसीज़ को उसने मुतमईन नहीं थे, बाय नहीं किया। नहीं, इस पर थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ जो आपका क्वेश्चन है। पीपल्स पार्टी के जो आइडियोलॉजी थी मैं पंजाब से उसको हमेशा पजीराई मिली, लेकिन आप ये देखें कि 1988 के इलेक्शन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे रिज़ल्ट्स को चेंज करने में। आपको पता होगा कि 97 से पहले जितने इंतखाबात थे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शनों के दरमियान 3 दिन का वक्फा होता था। तो 88 में मोहतरमा शहीद को क्लीन मेजॉरिटी मिली पंजाब से। फिर जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगवाया? फिर IGI किसने बनवाई थी? फिर वो अदारे के सरबराह ने बाद में जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने एडमिट किया IGI मैंने बनवाई थी। तो हम समझते हैं कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना शेयर ज़रूर हासिल करेगी। 2013 में क्या हुआ था? 2013 में RO इलेक्शन था। अभी इलेक्शन का रिज़ल्ट अभी आया नहीं और 11 बजे अनाउंसमेंट आ गई कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया हूँ। तो वो RO इलेक्शन था, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था RO इलेक्शन है। चले, अब जब इस दफ़ा RO इलेक्शन नहीं है, 2008 RO इलेक्शन, 2013 RO इलेक्शन, 2018 RO इलेक्शन, लेकिन सर अब जो इलेक्शन है, जो PTI ने पिटीशन दी और उसके बाद जो कल जो सब कुछ हुआ, जो पूरी एपिसोड हुई, उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी से DCs जो ROs और DROs जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से जब लिए जाएंगे तो PTI तो शफाफियत पे सवाल उठा रही है, इस पर क्या स्टांस है पीपल्स पार्टी का? जो वर्डिक्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की और ये इशू उनके सामने भी रखा गया। जुडिशरी ने माजरत कर दी थी अपने जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए और साबका दौर में हमेशा DROs और ROs हमेशा जुडिशरी से थे। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ गई है कि अगर पर्टिकुलर किसी RO या DRO के खिलाफ शिकायत है तो लॉ में ये प्रोवाइडेड है। लेकिन आप मुतमईन है कि जुडिशरी से ना हो, ब्यूरोक्रेसी से हो? देखिए जी, हम इस बात पे मुतमईन होंगे कि चाहे वो जुडिशरी से हो चाहे वो एग्जेक्टिव से हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वह इंश्योर करे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ठीक है, और आपको लगता है कि जो भी माहौल बना हुआ है खासतौर पे PTI के साथ, वर्कर्स कन्वेंशन नहीं हो सकते, उनके जलसे नहीं हो सकते, मजबूरी में उन्होंने एक वर्चुअल जलसे का इनेकाद किया, उनकी लीडरशिप या तो गिरफ्तार है या अंडरग्राउंड है या वो सियासत छोड़ चुकी है या वो पार्टीज बदल चुकी है, आपको लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जानिब कोई कदम है? इसका जायजा लेना किसका काम है? ये हमारा काम तो नहीं या पॉलिटिकल पार्टीज का काम तो नहीं, लेकिन आप वक्त अपना तो दे सकते हैं ना। मेरी बात सुन लेना आप, ये जायजा लेना ECP का काम है। हमारा तकाजा ECP को ये है कि आप इंश्योर करें ऑल दोज पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एनलिस्टेड है ECP के पास, जिनकी एनलिस्टमेंट हुई है, और उन तमाम सियासी जमातों को, सिर्फ PTI नहीं, तमाम सियासी जमातों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है। ठीक है, लेकिन सर मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रही हूँ, होना चाहिए, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में इस वक्त इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है? देखें ना जी, इसका अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो गिला कर रहे हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसका कॉग्निजेंस ECP को लेना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ECP को देना चाहिए। मैं से जानना चाह रही थी आपके नज़र में मिल रही है? देखिए जी, मेरी नज़र को आप छोड़ें, शिकायत दुरुस्त है। मैं तो नतायज जब आएंगे उस वक्त बात करूंगा कि कब्र इस वक्त में इट विल बी प्रीमेच्योर। लेकिन अगर किसी सियासी जमात का ये शिकायत है, उसका कोई तकाजा है, तो ECP शुड रिस्पॉन्ड टू इट। ट्रूली सेड। अच्छा सर, सीट एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है, नून लीग इस्तेहकाम के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है, कराची में MQM के साथ भी उनकी चल रही है, इसी तरह से JUIF के साथ भी चल रही है। ये सीट एडजस्टमेंट की जो पॉलिसी है, इस पे पीपल्स पार्टी बिलीव करती है, ये करेगी? बात सुने ना जी, वो दीगर जमातें जो कर रही हैं
ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वो कैसे इलेक्शन में जाना चाहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारे खिलाफ पहले भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको फेस करती रही है। और मैं समझता हूँ कि ये दीगर जमातें जो इकट्ठी हो रही हैं, ये उनकी कमज़ोरी की निशानदेही है। पीपल्स पार्टी तो खुद कंटेस्ट करने की पोजीशन में है और हर सीट पे कंटेस्ट करेंगे हम। ठीक है सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मैं भी हो सकता हूं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकते हैं। तो एक्चुअल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का है कौन, जरदारी साहब है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है? देखिए जी, आप जो बात जरदारी साहब ने कर दी उसके बाद मुझे वजाहत देने की कोई ज़रूरत है? वो हमारे रहनुमा हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं भी हो सकता हूँ, बिलावल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जब कहा तो उसकी वजाहत करने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है। अगर लेकिन ये उन्होंने कहा, ये भी कहा कि रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। जो रिजल्ट्स आएंगे उस वक्त डिसीजन होगा कि चेयरमैन बिलावल साहब बनते हैं या आसिफ अली जरदारी साहब बनते हैं। और ये मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी साहब का है, उसकी वजाहत अगर चाहती है तो आप मुझसे तो ना चाहें, आप उन्हीं से ये वजाहत चाहें फिर। चलो ठीक है। अच्छा सर, तो अब जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पहले डेफिनेटली ये कहा गया कि उनका जो बयानिया होगा वो डेवलपमेंट होगी, वो काम होंगे जो उन्होंने किए, लेकिन अब दोबारा से वो अपने उसी बयानी पे आ गए, मुझे क्यों निकाला वाला, और वो एहतसाब की बातें भी कर रहे हैं कि एहतसाब भी होना चाहिए, पूछना चाहिए कैसे हो गया, सिस्टम डिरेल किया, मुझे मेरी हुकूमत को ख़त्म किया। आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू आस्क दीज क्वेश्चन? ये एहतसाब मुल्क में या कभी ना कभी वंस फॉर ऑल होने चाहिए, और मियाँ साहब दुरुस्त कह रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब के उनकी स्टेटमेंट में कभी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी आपकी। एक स्टेज पे वो एक बात करते हैं, दूसरी स्टेज पे और बात करते हैं। गुजरावाला के जलसे में कुछ और कहा, जब बरतानिया में तो कुछ और कहते थे। 21 अक्टूबर को आए तो उनका और बयानिया था। तो अब सूरत हाल ये है कि ये तजुर्बे नहीं होने चाहिए बार बार, लेकिन अगर किसी ने किसी को गलत बुनियाद पे मुकदमात डाला, जेल में डाला, बिलखुसूस नैब का अदारा अगर आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होता रहा तो फिर नैब से जवाब तो लेना चाहिए। खैर, उनका इशारा जिसकी तरफ था वो नैब नहीं थी, बट आगे बढ़ जाते हैं। सर, अब जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बारहा उनको लाडला प्लस भी कहते हैं, सिलेक्टेड प्लस भी कहते हैं, कि क्या वाकई आप इस बात पे कायम हैं अभी भी इस बयानिए के बाद भी कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त किसी डील के तहत आए हैं, लाडला प्लस, सिलेक्टेड प्लस? जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें आप। 99 में कन्विक्शन होती है, 2000 में वो बाहर चले जाते हैं, 2007 में उनको वापस ले आते हैं, साल बाद उनकी 8-9 साल के बाद टाइम बार्ड अपील है, फिर सुनी जाती है, फिर एक्विटल हो जाती है, फिर उनकी कन्विक्शन होती है 2017 में, और फिर अल्टीमेटली 2019 में वो बाहर चले जाते हैं। अब वो फिर आते हैं और जिस अंदाज से उनको प्रोटोकॉल मिला, जिस अंदाज से रिसेप्शन मिला, जिस अंदाज से ब्रिटिश पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने उनके साथ बर्ताव किया बरतानिया में, वो कौम के सामने है। तो इसलिए मेरे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़े समझदार हैं पाकिस्तान के, आज वो खुद समझ लेते हैं कि किसके साथ क्या सलूक हो रहा है। ठीक है सर, आखिरी सवाल, लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से निकाल दिया है? ही इज़ नो मोर इन पार्टी। जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कह दिया तो निकाल दिया फिर। और रीजंस उनको एक शो का नोटिस दिया था, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और फिर पार्टी रूल्स के मुताबिक जब पार्टी पॉलिसीज़ के खिलाफ जो काम करेगा उसको फिर पार्टी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। नय्यर हुसैन बुखारी साहब मौजूद थे, और हमारे बेसिकली क्यूरीज तो यही थी हमारी कि क्या हवाला है जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। इस बात पे वो यकीनन कायम है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है तो वो लाडला प्लस भी हैं और उनकी डील्स भी हुई हैं, जिस तरह से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अब आने वाले इलेक्शन में या रिजल्ट इलेक्शन के बाद सीट एडजस्टमेंट पर उनका कहना यह था कि डिपेंड करता है कि किसको कितनी सीट्स मिलती हैं, उसके बाद देखेंगे कि किसने हुकूमत बनानी है और किसने वज़ीर आज़म बनना है। नवाज शरीफ साहब के बाद या तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने या आसिफ अली जरदारी ने। लेट मी टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो APS सानिया ऐसा है, फॉल ऑफ ढाका अपनी जगह है, APS सानिया ऐसा है कि सालों गुजर जाने के बावजूद
चाहे 9 साल गुजर गए हों या 52 साल गुजर गए हों, वो भुलाए नहीं भूलता। वापस आएंगे, असफन शहीद की वालदा और वालिद हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि हम इंसाफ की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या उनको आज 9 साल बाद भी उन वालिदैन को इंसाफ मिला? वापस आएंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में भी बात की थी, 16 दिसंबर की तारीख की, जो कि 2 हवालों से हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे तारीख है, एक 1971 और एक 2014, और जो वाक़यात हैं वो आपके सामने हैं। APS का वाक़या जो बुलाए नहीं भूला जा सकता, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का 2 टुकड़े होना। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी है, लेकिन रिपोर्ट से पहले मैं चाहूँगी कि जो हमारे आज अभी इस सेगमेंट के जो हमारे गेस्ट हैं, इन तमाम शोधा के बच्चों में, जो कि उनमें एक बच्चा असफन, उस असफन शहीद के वालदा और वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शहाना और अर्जुन खान साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ, जिस तरह से 16 दिसंबर 2014 को वो दिन भुलाए नहीं भूला जा सकता। हम सोच के इतनी तकलीफ में आ जाते हैं, तो जिन्होंने अपने बच्चे, अपने प्यारे खोए हैं, उनका क्या हाल होगा। शाना साहिबा और अजमून खान साहब, आप लोगों को सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। 9 साल गुजर गए इस वाक़े को, आपको क्या लगता है, पलक झपकते गुजर गए, या आपको लगता है ये कल ही का वाक़या था कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहे, या एक बहुत लंबा अरसा हो गया इस जुदाई को? बिल्कुल, ये नादिया, ये जो दुख है, ये मैं कहती हूँ कि ये 9 साल का दुख जो है ना, हमने बिल्कुल 9 सदियों की तरह गुजारा है। इस 9 साल में हमने क्या जिंदगी गुजारी है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। जैसे कि जब किसी के घर पे जो मुसीबत आती है वो सिर्फ उसी को पता होती है, और ये तो ऐसा सानिया था कि जो मैं कहूँ कि हर एक की आंख इस पे जो है वो आंसुओं से मतलब तर थी। तो खुद सोचने वाली बात है कि जो हमारे अपने जिगर के टुकड़े थे, और जो अपना मेरा बिल्कुल सबसे ज्यादा लाडला बेटा था, बहुत ज्यादा मेरा प्यारा बेटा था, जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह मतलब मुझसे जुदा होगा और इस तरह मतलब मुझे मिलेगा। तो मैं कह रही हूँ ना कि ये मैं बिल्कुल उस दर्द, उस तकलीफ का जो है ना, मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती। और ये जो सारी जो 9 साल में जो सारी स्ट्रगल रही है, वो सिर्फ इसीलिए मतलब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक स्ट्रगल हमने जारी रखी कि हमारे बच्चों को आखिर क्यों निशाना बनाया, हमारे बच्चों के कातिल हैं कौन, और ये सानिया क्यों हुआ। इससे कि ये सानिया होना आसान काम नहीं था, ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, ये बहुत बड़ा मिशन था जिसने ये काम किया है। तो उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे जिस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, तो हमें यही नहीं पता कि इसके बेनिफिशियरीज कौन है, फायदा किसको हुआ। हमें हुआ, हम तो लुट गए, हम तो तबाह हो गए, घर हमारे बिल्कुल जो है ना वो सुनसान पड़े। अब यकीन माने कि असफन के जितने भी सारे दोस्त हैं, सारे कजन हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत, बहुत प्यारे जवान मतलब बन गए हैं, जो कि मैं कहूँ कि मैं दिल जो है ना उनको मैं देखती हूँ, मेरे दिल से सिर्फ दुआएं निकलती है कि अल्लाह में इनको कुछ ना करे, इसलिए कि वो दर्द इतने बड़े बेटे का सहना आसान नहीं है। बहुत तकलीफ दे साल हमने गुजारे जिंदगी, मैं कहूँ कि बिल्कुल सही कह रही है, कोई मदावा हो ही नहीं सकता, कोई अल्फाज काफ़ी हो ही नहीं सकते कि आपके दुख का मदावा हो, दुख आपका कम हो, दुख आपका हल्का हो। अर्जुन खान साहब, मुझे बताएगा कि इंसाफ के लिए आप लोग दर बदर फिरते रहे, कई प्रोग्राम्स हमने आपके साथ किए, कई जगहों पे जाके आपके साथ हमारी बातचीत होती रही, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग आते रहे, वहाँ भी आप लोग की जो है वो किस हद तक सुनवाई हुई, केसेस चले, आज क्या स्टेटस है? क्या आप नेबल बदल तो नहीं है कि जाहिर सी बात है जो चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अगर इंसाफ हो जाए तो शायद थोड़ी सी एक दिल को तसल्ली हो। क्या स्टेटस है, इंसाफ मिल सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नाजिया।
एक्चुअली इस तरह है ना कि 10 नवंबर 2021 को हमारी जो है ना लास्ट डेट हुई थी, और आप यकीन करें मैं खुद उसमें प्रेजेंट था। जस्टिस एजाजुल हसन जो है ना जो बैठे हुए थे उस बेंच में, यकीन करें उसने कहा कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स न। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो है ना उनके कानों में पता नहीं क्या अल्फाज कहे कि फिर तुम्हारा जो है ना हमारा केस जो है ना लड़क, वरना उसने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा था कि जी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से चीफ जस्टिस ने उसको रोका और वो चीज अभी तक लटका हुआ है। उसके बाद उसमें हमें पता नहीं चला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली भी हम सुप्रीम कोर्ट गए, रजिस्ट्रार साहब से भी हम मिले हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली या तो हमारी जो है ना चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करा दें ताकि हम उनसे मिले और उनको जो है ना कहें कि जी हमें गुनाह क्या है। हमारी जो है ना आप यकीन करें दिन रात जो है ना हमारी आंखों से एक आंसू भी जो है ना नहीं ठहरता। रोजाना हमारे घरों में जो है ना लोग सारे जितने भी वालिदैन हैं वो रोते रहते हैं इस चीज के लिए कि कब हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा, कब हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। हमसे वादा किया गया कि इंशाल्लाह इस चीज में को जो है ना कोशिश करेंगे कि विंटर वेकेशन से पहले पहले हम इस केस को फिक्स कर देंगे और आप लोग जो है ना आके खुद इसमें खड़े हो जाए और जो भी है इंशाल्लाह फैसला होगा। अभी जो है ना कितने दिन हो गए अभी तक हमें कोई जवाब नहीं। आप यकीन करें मैंने जो है ना लास्ट अटेस्टेड के लिए भी रिक्वेस्ट की, उसके लिए भी जो है ना अटेस्टेड कॉपी लेने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, वो रसीद अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन यकीन करें वहां से भी कोई जवाब नहीं आया कि वो। यकीन करें कि मैं जब अप्लाई करने गया कॉपी लेने के लिए तो मुझे जो है ना क्लर्क ने कहा कि जी ईपीएस का जो वो है वो तो बिल्कुल ये केस का नंबर जो है ना कंप्यूटर पे आता ही नहीं है सिरे से। लेकिन मैं साथ जरूर ये कहूंगा ये सकूती डागा का केस नहीं है, ये शोहदा आर्मी पब्लिक स्कूल का केस है और इसमें जो है ना इसके वालिदैन जिंदा हैं और ये वालिदैन हर जगह जा सकते हैं और हर जगह जो है ना अपने बच्चों के लिए इंसाफ जरूर लेके आएंगे। ये सकूती डागा नहीं है कि आप लोग उस पर जो है ना पत्थर रख लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। हम आराम से कम से कम नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो शाहाना अब जो बताया है भाई ने, अर्जुन खान साहब ने, कि इस तरह से है और इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या उम्मीद है आपको कि आगे आपको इंसाफ मिलेगा? किसी से आपकी कोई अपील है? अभी तो निगरान हुकूमत है या जिससे भी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से किसी को कोई मैसेज देना चाहें, किसी से कोई अपील करना चाहें, किसी से कोई बात अपनी पहुंचानी चाहें। बिल्कुल, हम तो मैंने कहा ना कि हमने इस 9 सालों में ये स्ट्रगल बिल्कुल खत्म नहीं की और ये बिल्कुल हर कोई दिमाग से नाकाम दे कि हम खामोश बैठेंगे। हम क्या, सिर्फ हम अकेले नहीं है कि चलो सिर्फ ये असद की फैमिली है और ये उसके लिए स्ट्रगल कर रही है। यकीन करें मेरे साथ सारी फैमिलीज हैं, मैं अकेली वो माँ नहीं हूँ जो इसका मुकाबला कर रही हूँ, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सब माएँ हैं। सबके जिन जिन के घरों से लाशें आई हैं और जिन्होंने की माओ ने उन बच्चों के साथ बैठ के आंसू बहाए हैं, अपने आप ने सीने पीटे, आप की माने, वो सब माएँ मेरे साथ खड़ी हैं। और मैं जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से अगर हमें जवाब नहीं मिलता, मैं यकीन कहती हूँ कि हम इंटरनेशनल जस्टिस की अदालत में भी जाएंगे, हम यूएनओ तक भी जाएंगे। और ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ हमारी बातें हैं या हमारी धमकियां। यकीन मानिए हम मुजरिम में लोग क्या धमकी देंगे? हम धमकी नहीं देंगे, हम कोशिश करेंगे, हम इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। इसलिए कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मीडिया भी ये कहती हमारे शौदा के जो बच्चे हैं, जो इतने शौदा हैं, वो सब लवारिस और नहीं है, उनके वालिदैन हैं और वो अपने बच्चों का पूछना चाहते हैं, पूछेंगे। और इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि हर जिधर से भी हमें इंसाफ की जरा सी भी उम्मीद नजर आई, बहुत शुक्रिया शाहाना आपको, आपका, और साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और उसके साथ साथ जो आप लोगों की इंसाफ के लिए कोशिशें हैं वो भी कामयाब हो। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया है
और उसके बाद असल अब जो सवाल है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से है। कुछ और मज़ीद बातें कल की जो हेयरिंग रही, कल की जो पिटिशनर के हवाले से, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से हर तरफ बात यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम ये इबाम तो मुकम्मल तौर पर दूर हुआ कि जी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब जो दूसरा सवाल है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर कितने होंगे और इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि 2013 की हम बात कर लें, 2008 की बात कर लें, 2018 की बात कर रहे हैं, तो जो आरओज हुए हैं या डीआरओज हुए हैं वो जुडिशरी से हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, अगर हम लास्ट 3 टेन्योर्स की बात करें, कि वो ब्यूरोक्रेसी से होने जा रहे हैं, जिसपे पीटीआई ने सवाल जो है वो उनकी रिजर्वेशन भी हैं और उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया। और उसी की तसलसल में उन्होंने एक पिटीशन भी थी जो कल सारी एपिसोड हुई। इस समय साहब मौजूद हैं पिलडेट के प्रेसिडेंट अहमद बिलाल महबूब साहब। उनसे ज़रा बात करते हैं कि इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किस तरह से किया जा सकता है और किस हद तक जो रिजर्वेशंस हैं पीटीआई की वो दुरुस्त हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल महबूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक तो क्लैरिटी हो गई कि जी इलेक्शंस तो 8 फरवरी को होने हैं, पत्थर पे लकीर, बट द अदर थिंग कि ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर हो, उसकी श्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज तो फिर वो मकसद ही इलेक्शंस का एक तरह से ख़त्म हो जाता है अगर पॉलिटिकल कियोस ही ख़त्म ना हो। अब जो पीटीआई की जो पिटीशन थी और उसके बाद जो सारा कुछ एपिसोड हुआ, उस पिटीशन को आप दुरुस्त मानते हैं अगर उनके कंसर्न्स थे तो? देखिए, मैं समझता हूं कि ये पिटीशन दुरुस्त नहीं थी। इस वजह से दुरुस्त नहीं थी कि पहली बात तो ये इलेक्शन एक्ट 2017 जो सारी जमातों ने मुतफक्का एक कानून बनाया था, उसके अंदर ये तीनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इन 3 सोर्सेज से ले सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन का अपना भी अमला हो सकता है, और अगर वो कहीं बाई इलेक्शन में 10-15 लोगों की जरूरत हो तो शायद वो अपने अमले से मुहैया कर दें बड़ी तादाद में। अब चूंकि 1000 के करीब लोगों की जरूरत होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास तो अपना अमला ऐसा होता नहीं। दूसरी ऑप्शन ये है कि जुडिशरी से ले लें। जुडिशरी से मांगा गया, उन्होंने नहीं दिया, और ये माजी में भी वो बहुत रेजिस्ट करते रहे कि उनके अपना काम इतना ज्यादा है। और तीसरी ऑप्शन उसमें लिखी हुई है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के अफसरान, तो ये इलेक्शन कमीशन ने उसमें से ये तीसरी ऑप्शन एक्सरसाइज की है। कोई उसमें प्रायोरिटी नहीं थी कि पहला ये होगा दूसरी ऑप्शन ये होगी, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये दुरुस्त है कि माजी में जुडिशरी के लोग रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या सब लोगों ने मुतालबात, सब लोगों ने मान लिया था कि इलेक्शन ठीक हुए हैं, बावजूद इसके कि जुडिशरी के लोग थे। 2013 में तो बल्कि यही ताना भी यही दिया जाता रहा कि ये आरओज का इलेक्शन। जरदारी साहब 2018 के ऊपर भी ऑब्जेक्शन हुए, 13 पे भी ऑब्जेक्शन हुए, 8 पे भी ऑब्जेक्शन हुए, तो ऑब्जेक्शन तो होते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जुडिशरी के लोग थे। अब इंतजामिया के लोगों का इम्तिहान है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ सर, उनका सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन उनका कंसर्न ये है कि हमारे खिलाफ शहर शहर क्रैकडाउन हो रहा है और वो डेफिनेटली इंतजामिया की तरफ से हो रहा है। तो ना हमें वर्कर्स कन्वेंशन करने दिए जा रहे हैं, ना हमें रैलीज निकालने दी जा रही हैं, ना हमें जलसे की इजाज़त इवन मिल रही है। तो अगर इंतजामिया का ऑलरेडी ये रोल एक्सपोज हो चुका है तो फिर वो कैसे मेक श्योर होगा कि जी वो हमारे खिलाफ या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी इलेक्शन में? देखिए, एक राज की बात बताऊं जो हर एक को मालूम है, वो ये है कि ये फैसले कहीं बहुत ऊपर से होते हैं। जब तो ये राज तो नहीं है ना सर? जब ये फैसला हो जाता है तो फिर ये नीचे जुडिशरी के लोग हों, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के या इंतजामिया के या कोई भी, फिर वो फैसले के मुताबिक होते चले जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अब इंतजामिया फैसले, मिसाल के तौर से अब ये अदलिया से ताल्लुक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अदलिया से ही है, बहुत सीनियर है, लेकिन इमरान खान साहब ने उनके ऊपर भी अपने एतमाद का ऐलान किया है कि इन्होंने सारे फैसले मेरे खिलाफ दिए हैं। तो अदलिया के भी तो कई लोगों ने फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ दिए होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि अदलिया भी टोटली नाकाबिल एतमाद हो गई? ये तो दुरुस्त नहीं है। तो इसका इंतजामिया के लोग भी फैसले लेते होंगे उनके खिलाफ, तो कुछ उनके हक में भी लेते होंगे, तो ये बहसियत मजबूरी उनको कहना दुरुस्त नहीं है
लेकिन बात वही दुरुस्त है कि ये फैसले ऊपर से होते हैं, तो कोई इंतजामिया हो या जुडिशरी हो, सारे फिर उसके मुताबिक चलते हैं। अच्छा सर, मैं जरा इलेक्शन के हवाले से आती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि कहा यह गया, जैसे आप भी फरमा रहे हैं कि पिटीशन गलत थी, क्योंकि ये ऑप्शन थे इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने एक ऑप्शन नहीं हुआ तो दूसरे को एक्सरसाइज कर लिया। तो अब अगर ये पिटीशन डाली गई तो या तो इस पिटीशन को मुस्तरद कर दिया जाता, लेकिन जब उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस पर समाअत हो गई, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आपने सस्पेंड भी करा दिया, उसके बाद जो पिटिशनर था वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लग गया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट की, समाअत की, काबिल समाअत करार दी, फिर उसकी समाअत भी की, फिर उस पर एक जजमेंट भी, एक बेंच भी तश्कील दिया, और उसके साथ साथ फिर एक नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के ऑर्डर्स भी दिए, तो उसके खिलाफ भी लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पिटिशनर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। नहीं, उनके बारे में भी बहुत एडवर्स रिमार्क्स उस फैसले में मौजूद है, और सिर्फ यही नहीं, उसमें यह भी कहा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ भी कोई इंज़बाती कार्रवाई की जाए। ये जज साहब के बारे में मेरे ख्याल में काफी उनके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स हैं उसके अंदर, और शायद उनके बारे में कोई कार्रवाई भी हो। ये दुरुस्त है कि सारा ज्यादा कसूर तो उनका है, तो उन्होंने क्यों उसे एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया। तो स्टे ऑर्डर देके तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल यूं समझिए कि अपसेट कर दिया टोटली। तो ये ज्यादा कसूर जज साहब का है, मैं समझता हूँ, गलती उनकी है। लेकिन जिन साहब ने ये पिटीशन लेके गए थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनपे तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। उन्होंने तो एक पिटीशन की है, अब अदलिया उसे मान ले या ना मान ले, उसमें तौहीन अदालत कैसे लग जाएगी। अदलिया चाहती तो उसके ऊपर बगैर स्टे ऑर्डर दिए हुए मामला आगे बढ़ा देती, तो उससे ये सारा अपसेट ना होता। तो मेरी जाती राय तो ये है कि पिटिशनर का कसूर नहीं है, पिटिशनर ने अपनी बात कही, अभी अदलिया के अंदर अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि उनके अंदर क्या खामी थी, क्या गलती थी। मेरे ख्याल में जज साहब का जो एक्शन था वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में इनएप्रोप्रिएट। अच्छा सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो निगरान सेटअप है, डेफिनेटली नॉर्मली वो 90 डेज के लिए आना था, लेकिन सारे इलेक्शंस मुलतवी हुए तो वो भी प्रोलॉन्ग हो गया। अब जैसे इलेक्शन डेट का अनाउंस हुआ, यानी शेड्यूल का अनाउंस हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, डेट तो पहले हो गई थी, तो जो हमारे निगरान वज़ीर दाखिला थे सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। इसी तरह से बलूचिस्तान से 2 और वजीरों ने रिजाइन कर दिया कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। ये दुरुस्त अमल है कि 3 माह तो आप अगस्त से ऑनवर्ड्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर आप निगरान सेटअप में वजीर रहे, और जैसे इलेक्शन शेड्यूल हुआ आपने रिजाइन किया कि जी अब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में अगर वो इलेक्शन लड़ने की नीयत से मुस्ताफी हुए हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो पूरे निजाम के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है कि आप निगरान वजीर की हैसियत से अपने पूरे प्रिविलेज भी आपने इस्तेमाल किए, और इस दौरान आपने अपने री इलेक्शन के लिए रास्ते भी हमवार किए होंगे, अपने कुछ लोगों को फेवर भी किया होगा ताकि वो इलेक्शन में आपकी मदद करें। यानी मफरूजा है ये, तो पूरे निजाम को एक मजाक बनाने के मुतरादिफ है। मेरे ख्याल में बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनको उस वक्त फैसला करना चाहिए था जब वो निगरान हुकूमत पे आ रहे थे कि क्या वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, निगरान हुकूमत पे रहना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में ये मामला अदालत पे जाएगा, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि अदालत उनको इलेक्शन लड़ने से रोकेगी। ये बिल्कुल मजाक करने के मुतरादिफ है, वरना तो कल को कोई भी 3 महीने मजे करेगा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तो रिजाइन करके फिर उसके अंदर इलेक्शन में भी हिस्सा लेगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब साहब आपके टाइम का, और को दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो उनका तज्जिया है वो उनका कहना ये है कि जो उनकी राय है बेसिकली कि जो पिटिशनर थे वो तो पिटिशन देते हैं, लेकिन ज़्यादा कसूरवार वो हैं जिन्होंने पिटिशन को काबिल समाअत करार दिया और उसके बाद उसकी समाअत भी की। और दूसरी तरफ जो निगरान सेटअप के हवाले से कि कल निगरान वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए, और ख़बरें यही है कि जी वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर ये दुरुस्त है जैसे उन्होंने कहा पंजाब के 2 वज़ीर, तो ये एक गलत अमल है जो कि चैलेंज हो सकता है, और इस पर फैसला भी उनके खिलाफ शायद आ सकता है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह।